देखो मेरे दोस्त, अपने को समझना होगा ईडियम और फ्रेजेस। अगर आप लोग इन दोनों में फ़र्क समझ लो, ईडियम्स में और फ्रेजेस में अगर फ़र्क समझ लो, तो मेरा ये मानना है कि आपके एग्ज़ाम में 90% टाइम आपके ईडियम और फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले। दैट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट। इस चीज़ के बारे में मैं बहुत सुनिश्चित हूँ कि अगर आप आज के 5 या 7 मिनट आप डेडिकेट कर लेते हो, आप फ़र्क समझ लेते हो, तो आपका ईडियम वाला क्वेश्चन 90% टाइम्स 100 में से सही होने वाला है। देखो होता क्या है, पहले समझते हैं ईडियम्स और फ्रेजेस में फ़र्क क्या है। जब मैं ईडियम्स की बात करता हूँ ना, ईडियम से मुझे एक बिल्कुल बहुत अच्छी बात याद आती है कि ईडियम्स कभी भी आएँगी ना, ईडियम्स का मीनिंग जो होता है, वो फ़नी, लाइट या सीरियस कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। यानी यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि जब भी कोई ईडीएम आपके सामने आएगी ना, तो ईडीएम या तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी सेंस निकलेगा उसका, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस सेंस निकलेगा, या एक लाइट मीनिंग में ईडीएम होगी। तो ईडीएम कभी भी ना लिखे हुए जो कॉन्टेक्स्ट होता है, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, कभी भी एग्ज़ैक्टली वैसी नहीं होती जैसे लिखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, फ्रेज़ क्या होती है? फ्रेज़ को समझो। फ्रेज़ एग्ज़ैक्टली वही वर्ड्स जो आपके पास लिखे गए हैं, वैसा ही मीनिंग होता है फ्रेज का। तो यानी कि अगर एग्जाम में आपके पास में ईडीएम आए और फ्रेज आए, आपको ये पता लगने लग जाए ना कि ये फ्रेज है और ये वाली ईडीएम है, तो आपका 90% काम वही आ सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ बोला, ईडीएम होती है अपने अंदर ही एक, या तो फनी सेंस देगी, या सीरियस सेंस देगी, या फिर लाइटर मीनिंग रखेगी, लेकिन गिवन कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल ही अलग होती है। जो लिखा होगा उससे बिल्कुल ही अलग बात होती है ईडीएम की। लेकिन फ्रेज क्या बोलेगी? एग्जैक्टली जो लिखी गई बात है, सेम वैसा ही आंसर ढूंढो, वैसा आंसर ढूंढोगे, आपका काम हो जाएगा। दूसरा जो मेजर डिफरेंस आपको ईडीएम और फ्रेजेस में देखने को मिलेगा, ईडीएम्स जैसे हिंदी में क्या होता है, ईडीएम्स का मीनिंग हिंदी में होता है मुहावरे। ठीक है, दिख रहा है सभी को। और फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं वाक्यांश, यानी ये वाक्य का अंश होते हैं, और ये होते हैं मुहावरे। अब पता लगा भाई, मुहावरे फनी होते हैं, लाइट होते हैं, सीरियस भी हो सकते हैं, लेकिन मुहावरे जैसे बोले जाते हैं वैसा मीनिंग नहीं निकलता। जैसे अगर बोलते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान, है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो अब देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़े का मतलब ये थोड़ी है कि किसी को डांस नहीं आता है, वो रेमो डिसूजा नहीं है, ये तो उसका सेंस नहीं हो सकता। तो इसका फनी, लाइट, सीरियस सेंस होता है ईडियम का, मुहावरे का। फ्रेजेस वाक्य का अंश होते हैं, और एग्जैक्टली वही वर्ड्स होते हैं जो लिखे होते हैं। थोड़ा सा और अपन इसको समझने का ट्राई करते हैं, ताकि एग्जाम में आप नंबर पूरे ले आओ। मेरा टारगेट यही है कि यू गेट योर फुल मार्क्स, एंड दैट इज व्हाट आई एम मोर फोकस्ड अबाउट, कि आपके नंबर पूरे आने चाहिए। दूसरी बात, क्या फर्क होगा? एक ईडियम देखोगे आप, ईडियम शुरू होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ज्यादातर बार जो ईडियम है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। जब मैं फ्रेजेस की बात करता हूं, मैंने बोला फ्रेजेस क्या होता है? फ्रेजेस होता है वाक्य का अंश। तो आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो ये प्रेपोजिशन से हो रही होगी, या कोई एडवर्ब, या कोई एडजेक्टिव। लेकिन आपको उसके अंदर वर्ब देखने को मिले, ऐसा चांस बहुत ज़्यादा कम रहेगा। यानी 99% में बात करता हूं, तो आपको ये देखने को नहीं मिलने वाला, ये ऐसी श्योरिटी है। अब यहां देखो, मैंने लिखा ये मेक अ माउंटेन। ऑफ अ मोल हिल, या फिर एड फ्यूल टू द फायर।
बर्न दी मिडनाइट ऑयल। और एक में लिखता हूं लास्ट में, किक द बकेट। अब यहां से आपके लिए रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस सेंस में अपन बात करने वाले हैं। जब मैं बोलता हूं मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, तो आपको एक बात बिल्कुल सही समझ आ रही होगी भाई, एक माउंटेन बनाना, एक छोटी सी चोटी का एक पर्वत बनाना, क्या ये संभव है? संभव तो नहीं है। यानी ये कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में बताना चाह रहा है, ये कुछ अलग अंदाज में बताना चाह रहा है। ये लिखे हुए का जैसा लिखा हुआ है वैसा तो मीनिंग नहीं हो सकता। जैसे मेक क्या है हमारे पास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एक बात ये भी समझ आई कि वर्ब से शुरू हो रही है, ऑब्वियस सी बात है कि ये ईडियम होने वाली है, तो इसका मीनिंग सेम तो नहीं हो सकता, है ना। अब यहां देखो दूसरे वाला, एड फ्यूल टू द फायर। एड, एड मतलब जोड़ना, लगाना, डालना। डालना के सेंस में यहां पे आ रहा है कि आग में घी डालना। अब ऑब्वियसली सॉरी, आग में पेट्रोल डालना या आग में घी डालना, आपको बात मेरी समझ आ चुकी होगी कि ये वो तो मीनिंग नहीं है कि आग में घी डालना। ये यहाँ पर ये कहना, हो सकता है कहना चाह रहा हो कि कोई आया, दो लोग झगड़ रहे थे और कुछ ऐसा बोल के और चला गया कि उनका झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ गया हो। तो ये सेम मीनिंग तो नहीं है जैसा लिखा हुआ है। अब देखो, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल क्या है? अब बर्न द मिडनाइट ऑयल को समझो। बर्न का मतलब होता है जलाना, मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल, ऑयल होता है तेल। तो क्या रात्रि को जग उठ करके तेल जलाना है? ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी ये बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात्रि को उठ करके कोई भी भैया तेल दिया वगैरह नहीं जला रहा है, आधी रात को तो ऑब्वियसली उठ के नहीं जला रहा है। तो यहाँ पे जो बर्न आ रहा है ना, ये बर्न एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास में आई, तो समझ आया कि ये ईडियम है, मुहावरा है। दूसरी बात ये समझ आई कि बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब ये तो साफ है कि ये आधी रात को उठ करके दिया नहीं जला रहा है। तो समझो, मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोलिल का मतलब है कि आप किसी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताएं। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब हो गया किसी मैटर को एग्जेजरेट करें, बढ़ा दें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब हो गया हार्ड वर्क करना, जो आप लोग करते हैं मेरे भाई, जो आप एग्जाम से पहले मेहनत करते हैं ना रात को उठ करके, उसे बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। और लास्ट देखो देखो, किक द बकेट। अब मैं अगर किक द बकेट को उठा लेता हूं एक बार के लिए, मैं बोल रहा हूं किक द बकेट ईडीएम एग्जाम में आ गई, और आपके पास में ये तीन चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे ये ऑप्शन दिया हुआ है, एक, पुट द बकेट असाइड, ठीक है, थ्रो द बकेट आउटसाइड, या फिर क्लीन द बकेट। और एक लिखता हूं मैं, टू डाई, मर जाना। अब आप बताओ भाई, किक द बकेट आपको एग्जाम में मिल जाए और आपको मेरे दोस्त ये आइडिया हो जाए भाई किक का मतलब होता है लात मारना, और किक द बकेट अगर मैं बात करता हूँ तो किक मेरे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये एक मुहावरा है, किसी वाक्य का अंश नहीं है। तो मैं आइडिया लगाता हूँ भाई किक द बकेट का सेम मीनिंग नहीं होना चाहिए जैसा कि लिखा हुआ है। तो किक द बकेट का, पुट द बकेट असाइड, बकेट को ही साइड उठा के रखना नहीं हो सकता। थ्रो द बकेट असाइड आउटसाइड, बकेट को बाहर फेंकना नहीं हो सकता। क्लीन द बकेट, बकेट को क्लीन करना नहीं हो सकता। तो क्या बना, अलग मीनिंग क्या है? अलग मीनिंग है टू डाई, मर जाना। तो जब आपको ये बातें पता चलने लग जाएंगी ना, बहुत गंभीर बातें होती हैं ये, चर्चा में बहुत कम आती हैं, चर्चा में आती हैं तो बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। मुझे पता है मिस करते हैं लोग, मिस इसलिए भी करते हैं कि हो सकता है कि हम पॉइंट टू पॉइंट हम हर चीज़ को
रेक्टिफिकेशन के सेंस में पढ़ने की हमें हैबिट पड़ी हुई है, तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। आपका एग्ज़ाम जिससे क्रैक हो जाए एट द एंड ऑफ द डे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी छोटी एज के अंदर अपनी नौकरी को सिक्योर करें, अपने पेरेंट्स को हैप्पी करें। अब यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा। अब थोड़ी-सी मैं फ्रेज़ की बात करता हूँ, जिससे और भी आप बातों को समझने लगें। अगर मैं यहाँ लिख दूँ किस सेंस में? यहाँ अगर मैं शुरू कर दूँ इसको यहाँ लिखता हूँ मैं एट अ ग्लांस, एट अ लॉस, अंडर द वेदर, या मैं लिखता हूँ इस प्रकार से इन द लॉन्ग रन। तो अब देख रहे हो, देखो, एट अ ग्लांस एट से शुरू हो रहा है, एट अ लॉस एट से शुरू हो रहा है, प्रेपोजिशन है दोनों ही। अंडर द वेदर, अंडर भी प्रेपोजिशन है, अंडर द वेदर। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय के अंदर। तो आप समझो बात को कि अगर मैं इन तीनों चारों की बात करता हूं, तो आपको देखने में पता लगेगा भाई, एट अ ग्लांस, ग्लांस क्या होता है? ग्लांस होता है किसी को ध्यान से देखना। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से देखने की बात कर रहा है। एट अ लॉस, एट अ लॉस का मतलब पता चल गया भाई, नुकसान के सेंस में ये बता रहा है कि लॉस हो गया, नुकसान हो रहा है, क्लियर लिखा हुआ है ना, लॉस, एट भी लिखा हुआ है। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन हो गया लंबे समय के अंदर, भाई लंबे समय में कुछ होना, या कोई बिजनेस है, इट विल सक्सीड इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में सक्सेस होगा, बहुत समय बहुत एफर्ट लगेगा तब जाके सक्सेस होगा, इस सेंस के अंदर। अब सिर्फ इसको देखो, अंडर द वेदर। अब यहां से बहुत खास बात बता रहा हूं कि एक फ्रेज जो है वो एक ईडियम भी हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना। कई बार जब आप फ्रेज पढ़ोगे, फ्रेज पढ़ते पढ़ते आपके सामने एक बात आएगी कि मेरे पास जो फ्रेज लिखी हुई है, लेट्स से मेरे पास ये लिखा हुआ है अंडर द वेदर, जब मैं इसके सेंस की बात करूंगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई अंडर द वेदर के अंदर प्रेपोजिशन अंडर तो लिखी हुई है, बट मैं यहां पर बोल रहा हूं वेदर। तो वेदर तो यहां पे मौसम के सेंस में आ रहा है ना, तो क्या कोई मौसम के नीचे हो सकता है? क्या कोई मौसम के नीचे हो सकता है? मौसम के नीचे कोई नहीं हो सकता मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना। मौसम के नीचे नहीं होगा। मौसम के अंडर द वेदर का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो ये भी बचना पड़ेगा कि हमें ये नहीं कि सिर्फ इस सेंस के ऊपर आप सब कुछ निकाल लोगे। ये आपको एक बेसिक बेसिक आइडिया देगा कि एक फ्रेज में और एक इडियम में फर्क क्या होता है, और मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कब कब ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबली रोल प्ले कर सकती हैं, अगर उसका मीनिंग मेरे को क्लियरली समझ नहीं आ रहा है तो। अगर मुझे क्लैरिटी मिल रही है, अगर मुझे उसका मीनिंग समझ आ रहा है, दैट मीन्स कि अब मुझे पता चल गया है, मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। एडीएम को और फ्रेज को मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे उसका आइडिया मिल गया है। जब ऐसा काम हो जाए तो हमारे लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। और मेरे भाई, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको यहाँ पर इस चैनल के ऊपर ऐसी-ऐसी बातें बता के चला जाऊँ कि आज नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद, जब भी कोई इस चैनल के ऊपर क्लिक करे और बाई चांस पहुँचे तो उसको ये आइडिया मिले कि हम लोग कितना आप लोगों के लिए एफर्ट डालते हैं, इनपुट डालते हैं। ठीक है जी? तो आज के लिए बहुत है। सभी दोस्तों को श्री राधे। मिलेंगे अगले सेशन के लिए, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे, गुड बाय, टेक केयर। मेहनत करते रहो भाई, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है।